बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी गुजरात पुलिस ने दोषियों को नहीं किया गिरफ्तार। हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कूडो और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन की डिसमिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समूह के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज होगा फैसला। अब खबरें विस्तार के साथ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी की तरफ से मंगलवार को इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हेमा यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, अमित काटेवाल, हरदयानंद चौधरी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो इसमें 2 कंपनी भी शामिल है, जिनका नाम फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ईडी की तरफ से ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट की तरफ से ईडी को चार्जशीट की कॉपी भी फाइल करने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस कार्रवाई को संवैधानिक प्रतिक्रिया बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके कर्मों का फल है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो घोटाले किए हैं उनका परिणाम भुगतना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई का फैसला भी वहां की सरकार करेगी। वहीं गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीना ने दावा किया है कि बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है। पुलिस को दोषियों के सरेंडर करने की जानकारी नहीं मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी नहीं मिली है, जिनमें 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। दाहोद एसपी ने बताया कि सभी दोषी गुजरात के सिंगवाल के रहने वाले हैं। उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कूडो और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने अपनी जजमेंट सुनाते हुए डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने को कहा है। सिट का गठन आईजी रैंक से कम के अधिकारों की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर सिट को 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में देनी होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी कूडू को हटाने पर रोक लगाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट पहले उनका भी पक्ष सुने। इसके बाद डीजीपी संजय कूडू ने साथ एसपी कांगड़ा ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेश अनुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख दिया था। डबल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में सुनाया है। हाईकोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशों के बाद सरकार डीजीपी संजय कूडू को हटाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगा चुकी है। इन आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन निपटाने पर स्टे लगा दिया था। अब हाई कोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन निपटा दी है। जाहिर है कि सरकार को एसपी कांगड़ा को भी तब्दील करना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समूह के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज यानी कि 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला करेंगे। मंगलवार को जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सुनवाई पूरी कर फैसले की तैयारी कर ली है। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। हमारा अलायंस कानूनी रूप से वैध है और हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे
पक्ष में ही होगा। उधर स्पीकर नार्वेकर के फैसले सुनने की डेडलाइन से पहले उनकी महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जज ने आरोपियों से 2 बार मुलाकात की, इससे जनता समझ चुकी है कि कल फैसला क्या होगा। इसे लेकर नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री से 3 जनवरी को मेरी निर्धारित मुलाकात थी। आज मैं एक जरूरी कारण से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से मिला, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें मुझे नहीं मिलना चाहिए? कुछ लोग मेरी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दबाव डालने के लिए ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं कानून के मुताबिक ही फैसला लूंगा। हरियाणा में अब नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर अभी तक पुलिस 500 रुपए का चालान कर रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नियमों की पालना में लापरवाही बरत रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है। अम्बाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक पुलिस द्वारा समय समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्टर के साथ साथ लेन चेंज के संबंध में कई बार मीटिंग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अम्बाला में बीते 602 दिनों में 29,651 चालान किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद जीटी रोड पर अपने काफिले को रोक यातायात व्यवस्था जांचते हुए देखे गए हैं। गृह मंत्री ने खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे भारी वाहनों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई है। विज ने कहा कि हरियाणा में सालाना लगभग 10,000 सड़क हादसे होते हैं, लगभग 5,000 लोग सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं और तकरीबन 9,000 लोग घायल होते हैं। ये हादसे यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। हम कड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें। सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में नशे की लत पूरी करने, अन्य जरूरत के चाकू लगाकर झपटमारी करने और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए युवाओं में कमानीदार चाकू का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब चंडीगढ़ पुलिस ऐसे चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है। इसके लिए पुलिस ऐसी वेबसाइट को पत्र लिखकर चंडीगढ़ में कमानीदार चाकू की बिक्री पर रोक लगाएगी। बाजारों में पहले से ही पुलिस ने ऐसे चाकुओं की बिक्री पर रोक लगाई हुई है। मामले में चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी नॉर्थ ईस्ट पी अभिनंदन ने बताया कि ई-कॉमर्स के जरिए बेचे जा रहे चाकुओं की बिक्री पर जल्द ही काबू किया जाएगा। कमानीदार चाकू रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन्हें रखने पर आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी है। अगर किसी व्यक्ति के पास कमानीदार चाकू मिलता है तो उस पर इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 1 जनवरी के बाद से पुलिस ने अब तक ऐसे चाकुओं से 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें पहला मुकदमा 4 जनवरी को सेक्टर 36 थाना पुलिस ने मोहाली के गाँव झामपुर के 25 वर्षीय रोहित उर्फ तोता की चोरी की मोटरसाइकिल और कमानीदार चाकू समेत गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरा मामला 7 जनवरी का है। इसमें सेक्टर 26 थाना पुलिस ने बापूधाम कॉलोनी के रहने वाले सुरेश को बापूधाम के सामुदायिक भवन के पास से कमानीदार चाकू समेत गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों 4 जनवरी को मौरी जागरा थाना पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चंडीगढ़ नंबर की नोवा गाड़ी से 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 236 कमानीदार चाकू भी बरामद किए थे। पकड़े गए आरोपी सेक्टर 9 पंचकूला के रहने वाले थे। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। पेशे से व्यापारी दोनों मनी माजरा में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। पुलिस के अनुसार हाल ही में चाकुओं से हुई संगीन आपराधिक वारदातों के बाद दोनों घबरा गए थे और चाकुओं को किसी सुनसान जगह पर फेंकने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के जालंधर में बस स्टैंड पर नशे में धुत 2 युवतियां आपस में भिड़ गई। ये देख लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगे, मगर जो भी उन्हें छुड़ाने आता उसमें दांत से काटने की कोशिश करती। दोनों लड़ती लड़ती फुटपाथ पर गिर गई। इसके बाद वह उठ नहीं पाई। लोगों ने नशा उतारने के लिए उन्हें नींबू चटाया। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब दोनों नशे में झूम रही थी। पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और उन्हें उनके हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों युवतियां नशे में धुत थी। दोनों के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपस में मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि दोनों युवतियां नेपाली भाषा में बात कर रही थी। नशे में धुत होकर दोनों महिलाएं गिर गई तो लोग इकट्ठा हो गए। एक दुकानदार ने नींबू दिया। महिला सिक्योरिटी गार्ड ने नशे में धुत युवतियों को नींबू चटाने की कोशिश की, मगर वह विरोध करती रही। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों को नींबू दिया गया। मौके पर पहुंचे एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया है कि नेपाली व्यक्ति को मौके पर बुलाकर युवतियों की भाषा समझी गई और फिर मामले की जानकारी परिवार को दी गई।
देश के आधे से ज्यादा राज्यों में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में मंगलवार को इस साल पहली बर्फबारी हुई है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद कुकुमसेरी में -8.6 डिग्री तो कुफरी में -0.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा है। भोपाल में सुबह 5 बजे विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। यहाँ रिमझिम बारिश भी हुई। IMD ने MP के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। अगले 2-3 दिनों के बाद राज्य में ठंड का असर और बढ़ेगा। राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 25 और 50 मीटर के बीच रही। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी और ओडिशा के जिलों में भी रहा। यूपी के सभी जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार भी हैं। राज्य में 12 जनवरी से मौसम साफ होगा, धूप निकलने की संभावना है। हालांकि तापमान में लगातार गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी आज गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। मुंबई में मंगलवार देर रात बारिश हुई। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।